हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम नाम देंगे टिश्यूज। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी आपको अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछना, ठीक है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है फर्स्ट, जिसमें कहा गया है उत्तक को परिभाषित करें, यानी टिश्यू का डिफिनेशन आपको देना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। जैसे कि पादप उत्तक के रूप में आप देखेंगे विभज्योतकी उत्तक, अस्थायी उत्तक। वही जंतु उत्तक के रूप में आपको देखने को मिलेगा उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तो ये सभी उत्तक के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जाइलम उत्तक 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी जाइलम उत्तक बनने में 4 तत्व इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में वाहिनिकाएं या इसको ट्रैकिड्स कहा जाता है, सेकंड में आपको देखने को मिलेगा वाहिकाएं, थर्ड में जाइलम तंतु, और फोर्थ में आपको जाइलम मृदुतक देखने को मिलेगा। और ये सभी मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जाइलम उत्तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी जो पौधे हैं उनके अंदर जो सरल उत्तक होते हैं वो जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पौधे में सरल उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। इसमें पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा में जीवित कोशिका तथा स्क्लेरेनकाइमा में मृत कोशिका पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सरल उत्तक है वो समरूप कोशिकाओं का बना होता है, यानी एक जैसे कोशिकाओं का बना होता है। और इसके एग्जाम्पल्स या इसके जो और भी भाग हैं उनमें पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये दोनों जो कोशिकाएं हैं ये जीवित होती हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो मृत होता है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को आगे मिलेगा। जैसे कि जटिल उत्तक की बात करें, जटिल कोशिका की बात करें, तो ये 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसकी कोशिकाएं क्या होती है? मृत। तो दोनों में आप अंतर देख पाए कि जो सरल उत्तक है इसकी कोशिकाएं क्या होती है? स्क्लेरेनकाइमा को छोड़ करके बाकी जो होती हैं वो जीवित कोशिका होती हैं, लेकिन इनमें सारी जो कोशिकाएं वो मृत होती हैं। और साथ में जो सरल उत्तक है ये समरूप कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जटिल उत्तक जो है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो दोनों में अंतर को आप समझ पाए होंगे। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति के आधार पे। उत्तर में लिखना है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच निम्नलिखित भेद हैं या अंतर हैं। एक तरफ आपको पैरेनकाइमा, दूसरे तरफ कोलेनकाइमा, और इसी में थर्ड कॉलम बना लेंगे स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें हमने बताया है कि जो कोशिका भित्ति पैरेनकाइमा की होती है ये बहुत पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन वही अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होती है, यानी ये पूरा कोशिका जो है, इसकी जो पूरा कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की नहीं होती है, सिर्फ किनारों पर होती है, जिसके कारण इसके बीच रिक्त स्थान कम होते हैं। वही स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, इसमें भी कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो आपने देखा कि पैरेनकाइमा में रिक्त स्थान ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर उसी तरीके से कोलेनकाइमा है इसमें कम और स्क्लेरेनकाइमा में
कम। तो कोशिका भित्ति के आधार से आप समझ गए होंगे, एक जो होती है वो पूर्ण रूप से सेलुलोज से बनी होती है जो पैरेन्काइमा है, और बाकी ये सब किनारे पर होती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसके भित्ति में लिग्निन के जमाव के कारण ये मोटी होती है। तो तीनों में अंतर समझ गए होंगे कोशिका भित्ति के आधार पे। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि रंध्र के कार्य क्या है, यानी रंध्र के कार्य बताना है आपको। तो उत्तर लिखना है कि रंध्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वायुमंडल से गैसों तथा जल वाष्प को आदान प्रदान करना। यानी देखिए रंध्र का जो काम होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रंध्र को ही हम लोग नाम देते हैं स्टोमाटा। क्या नाम देते हैं? स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटा होता है ये पत्ती में पाया जाता है। किसमें? पेड़ का जो पत्ती होता है उसमें ये पाया जाता है। और इसमें एक होल छिद्र, मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, गैसों और जलवाष्प का आदान प्रदान होता है, और इसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब पेड़ के अंदर से जो पानी है या जो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, वही यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र या स्टोमाटा के माध्यम से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रंध्र के कार्य समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा गया है कि तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो आइए तीनों प्रकार के आप देखेंगे। जैसे कि आपने जाना है कि 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो आपको रेखित देखने को मिलेगा, रेखीय अरेखित मिलेगा, और एक पेशी देखने को मिलेगा। तो आइए तीनों को बारी बारी से जान लेते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे है, ठीक है, जिसमें इन तीनों में अंतर, पहले इन तीनों फिगर को बांध लेना है, बना लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको इस तरीके से लिख लेना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम एक कोशिका को दिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि ये आपका एक कोशिका है, और इस कोशिका में केवल और केवल एक केंद्रक है। क्या है? एक केंद्रक है। और ये कौन से होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तीनों कोशिकाओं को देख करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अरेखित की बात कर लें। रेखित और हृदय पेशी में अंतर क्या क्या है? तो अरेखित में आपको देखने को मिलेगा कि यह आहार नाल की भित्ति में, आंत में, और रक्त वाहिनियों में एवं मूत्राशय में, यानी अरेखित जो कोशिकाएं हैं इन जगहों पर पाई जाती हैं। यह क्या होती है? अशाखित होती है। अशाखित कहने का मतलब इसमें कोई ज्यादा शाखा नहीं निकला होता है। जो आपको ये फर्स्ट देखने को मिल रहा है यही आपको देखने को मिलेगा अरेखित पेशी। रेखित में क्या होता है? तो यह कंकाल से जुड़ी होती है और ग्रहणी में भी पाई जाती है, और ये भी क्या होती है? अशाखित होती है। अशाखित का मतलब इसमें ज्यादा शाखाएं नहीं निकली होती है। और हृदय जो पेशी है यह हृदय की भित्ति में पाई जाती है। जो हार्ट होता है ना, उसके हृदय की भित्ति में पाई जाती है, और एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक दूसरे से क्या है? जुड़ी है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है? जुड़ी है। तो ये हृदय पेशी होगा। और इसके बारे में और भी आपको अंतर देखने को आगे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो आप यहाँ से 2-2 लिख लीजिए और बाकी आगे से लिख लीजिएगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि कार्डिक या हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कि कार्डिक या हृदयक पेशी का विशेष कार्य संकुंचन या प्रसार करना होता है, जो आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता है। यानी हृदय पेशी के कारण ही हमारे शरीर में खून का क्या होता है? संचालन होता है। और जो संकुंचन और प्रसार की क्रिया है वह इसी ऊतक के माध्यम से या इसी पेशी के माध्यम से होते रहता है। फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आया है कि रेखित, अरेखित तथा कार्डिक, जिसे हृदयक पेशी भी कहते हैं, शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखेंगे आप सभी, आपको कार्य और स्थान के आधार पर अंतर बताना है। तो देखिए हमने अरेखित, रेखित और हृदय पेशी तीनों को लिया है, जिसमें अरेखित के बारे में बताया कि यह भोजन का पाचन करने में कार्य करती है। यह नेत्र की आइरिस में, आहार नाल की भित्ति में, आंत में, रक्त वाहिनियों में एवं मूत्राशय में पाई जाती है। देखिए अरेखित पेशी सिर्फ भोजन का ही पाचन नहीं करेगी, बाकी ये जिन जिन जगहों पर होती है उनसे संबंधित कार्य करती है, चाहे नेत्र से हो, आंत से हो, रक्त वाहिनियों से हो या मूत्राशय से हो,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, बाकी आप खुद से लिख लेंगे। रेखित पेशी क्या होता है? यह हमारे अंगों को अपनी इच्छा अनुसार गति कराने में सहायक होती है। यानी जैसे कहने का मतलब, अभी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हमारे अंगों को जो गति कराने की जो स्थिति है या गति कराने की जो सिस्टम है, इसको कौन करता है? तो इसमें कराने की जो सहायक होती है पेशी, वो आपकी रेखित पेशी होती है। यह शरीर के बाहु के मतलब बाहों में या दोनों हाथों में, पैर में, गर्दन में पाई जाती हैं। अब हृदय पेशी की बात करें तो यह हृदय की भित्ति में पाई जाती है। जो हृदय पेशी है वो कहाँ पाई जाएगी? ये हृदय की भित्ति में पाई जाती है, और इसका जो कार्य है वो लयबद्ध तरीके से प्रसार तथा संकुंचन करना होता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में पहुंच सके। यानी हृदय पेशी का काम क्या होता है? प्रसार और संकुंचन करना, ठीक है, जिससे खून क्या हो, पूरे बॉडी में क्या हो, फ्लो हो जाए, उसका संचालन हो जाए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा गया है कि न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें, बाकी फिगर हम आप सभी को दिखा देते हैं। तो ये आपके क्या रहा? तो ये आपका रहा न्यूरॉन का चित्र, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक गुलाब की तरह है, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तंत्रिका अंत हो जाता है, ठीक है, इन जगहों पे तंत्रिका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये आपके बीच में जो देखने को मिल रहा है इसे केंद्रक कहते हैं, और ये जो आपको अंगुली टाइप का निकला हुआ है इसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। और बाकी आप देखेंगे तो ये कोशिका काय है, ठीक है, और ये आपका तंत्रिका कक्ष होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है? तंत्रिका कक्ष होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से नाम लिख लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। यानी कहने का मतलब कहाँ पे कौन सी उत्तक है। जिसमें देखिए फर्स्ट कहा है कि उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो एपिथेलियमी उत्तक कहते हैं। उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है इसे क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा कहते हैं। हिंदी में इसे कंडरा और इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है? तो ये आपका फ्लोएम, ध्यान रखेंगे, भोजन फ्लोएम करता है और जल जाइलम के द्वारा होता है। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है वो कौन सा उत्तक है? एडिपोज है। एडिपोज उत्तक वसा का संचयन करता है, संचय करता है। तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक ये कौन है? तो रक्त है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक कौन सा होता है? तो ये आपका तंत्रिका उत्तक होता है। और इस तरीके से 10 के 6 प्रश्न है उन सभी का उत्तर आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आया है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें, जैसे कि त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय, नालिका अस्तर, संवहन मंडल। तो उत्तर में आपको लिखना है कि उत्तक का नाम निम्नलिखित है और इस तरीके से आपको बना लेना है। तो जो त्वचा है वो आपका कौन सा है? सल्की या एपिथेलियमी उत्तक। पौधे का जो वल्क है वो आपका पैरेन्काइमा या मृदुत्तक है। फिर उसी तरीके से अस्थि कौन सा हो जाएगा? संयोजी उत्तक। वृक्कीय नालिका अस्तर, घनाकार एपिथेलियम या कहीं कहीं इसका नाम क्यूबॉइडल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घनाकार एपिथेलियम उत्तक। संवहन मंडल में तो जटिल अस्थायी उत्तक, और इन दो अगर जटिल अस्थायी उत्तक की बात करें तो संवहन मंडल में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा एक आपका जाइलम और सेकेंड आपका फ्लोएम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा गया है कि पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होता है। यानी कहने का इसका मतलब है कि पैरेन्काइमा कहाँ स्थित होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पैरेन्काइमा उत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाएं के मध्य हवा की बड़ी गुटिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में उतरती है।
यहाँ पे उतारती लिखा गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जल में उतरती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पैरेन्काइमा उत्तक है वो नए तने यानी जहाँ पे नया तना निकल रहा होता है वहां पे होगा, मूल में होगा, मूल मतलब जड़ में, पत्तियों के एपिडर्मिस में और कार्टेक्स में। और इसके साथ साथ जो जलीय पौधा होता है इनके कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं या कैविटीज के रूप में होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधों के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की रक्षा करती है। यह पौधे को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। जड़ों में पाए जाने वाले एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कई एककोशिकीय रोम निकलते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। तो आपने देखा कि पौधा में जो एपिडर्मिस है उनके क्या क्या कार्य है या उनकी भूमिकाएं क्या क्या है। ठीक है, अब आता है आज के आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर। आखिरी नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा जो बहुत इजी है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि छाल या कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करना होता है। कॉर्क कोशिका मृत होती है एवं इनके बीचों बीच स्थान में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इन कोशिकाओं में सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, जिनके कारण इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, इसलिए इसमें जल्द आग नहीं लगती और यह सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। तो आपने देखा कि जो कॉर्क या छाल है वो कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि उसमें जल्द आग नहीं लगेगा, जल्द उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा और उसमें कोई भी अन्य जो चीजें हैं जैसे कि आपके कवक वगैरह हो गए वो उसमें जल्दी नहीं लगेंगे और इस वजह से वो खराब जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो 14 नंबर समझ गए होंगे। और आज का ये रहा आखिरी प्रश्न जो बहुत ही इजी है। ये आपको अस्थायी उत्तक दे रखा है और अस्थायी उत्तक में जहां भी खाली जगह है वहां पे भरना है। तो सभी को पता है कि अस्थायी उत्तक होता है वो दो प्रकार के, एक आपका सरल उत्तक और एक आपका जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार के देखने को मिलेगा, जिसमें एक आपका कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कौन कौन सा। मृदुत्तक या इसका नाम होता है पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, दृढ़ उत्तक या इसका एक और नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा। ध्यान रखेंगे इसका एक और नाम है कौन सा, स्क्लेरेन, ठीक है, काइमा। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से इधर आपको भरना है। तो जटिल उत्तक में 2 तरह के देखने को मिलेगा, एक आपको जाइलम और सेकंड आपका फ्लोएम। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्लोएम लिख लेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो अवश्य पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।